मंजिलें कितनी ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें कितनी ऊंची क्यों ना हो, मगर रास्ते सदैव पैरों के नीचे ही होते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रखे होंगे। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर में। मैं आज आपको एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले चैप्टर को मैंने कल ही समाप्त कर दिया था, हालांकि उसमें दो सूत्र को सिद्ध करना बचा हुआ है, जिसको मैं आगे सिद्ध कर दूंगा। एक दर्पण सूत्र है और एक है F बराबर R/2। ठीक है, फोकस बिंदु या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाय 2। ये दोनों सूत्र जो है आपको मैं जस्ट जब मन होगा मैं 5-7 या 10 लेक्चर के बाद उसको मैं करवा दूंगा। तब तक आप लोग पहले चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिएगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो उस वक्त हमको वह सूत्र को समझाने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही हमें सुविधा होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने पिछले चैप्टर को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे, क्योंकि याद ही करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को आप याद नहीं करते हैं तो वो चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि आप पढ़ लिए, आज तो पढ़ लिए, फिर 2-4 दिन के बाद उस चीज़ को भूल जाइएगा। इसलिए उस चीज़ को याद कीजिए, और याद करने के पश्चात सिर्फ याद करने से ही आपको वो एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है, बल्कि आपको याद करने के साथ साथ उसको बार बार अभी रिवीजन करना भी जरूरी है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उस क्वेश्चन का आप बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे सके। इसलिए उस चीज को आप बार बार रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, जिस प्रकार मैं पिछले चैप्टर को बहुत ही डीपली और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ और साथ ही बहुत ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे फैक्ट के साथ मैं आपको क्लियर करवाया हूँ, कवर करवाया हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं इस नए चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन को भी ठीक उसी प्रकार से मैं आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा। इसमें जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और जो भी पूछने की संभावना होगी, उन तमाम क्वेश्चनों को मैं आपको साथ में ही करवाते जाऊंगा। और आप उसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कैप्टन K2 एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। पूरे पूरे अपने डेडिकेशन के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम लोग भी आपके साथ बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ जुड़े रहें। और ये जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये है 10th के बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं और जो बोर्ड एग्जाम 2025 में शामिल होना चाहते हैं, वे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती है। और आपको मेरे नोट्स के माध्यम से, मेरे जो भी मैंने नोट फैक्ट लिखाता हूँ, जो भी मैं थ्योरी लिखाता हूँ, उसके माध्यम से आप लोगों को सामान्यतः मैं आपको बता दूं तो आपको 60-80% सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाएगा साइंस का आराम से। ठीक है, फिजिक्स का मैं तो टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ, फिजिक्स का मैं पूर्णतः फाउंडेशन टाइप से पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ चैप्टर जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उस चैप्टर को मैं उस टॉपिक को मैं बहुत ही कम समय में कवर करवा दूंगा। और जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक को मैं बहुत ही बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अभी ठंड का समय चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और गर्म कपड़े से ढके रहें, ताकि हमारा शरीर अस्वस्थ ना हो। क्योंकि जैसे ही आप अस्वस्थ होंगे आपका शरीर, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, और तबीयत खराब जैसे ही होगा तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आप लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं आज के इस नए वीडियो में, मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फैक्ट उसका परिभाषा बताऊंगा, उससे संबंधित फैक्ट के बारे में बताऊंगा, अपवर्तन के नियम के बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने इस चैप्टर का नाम बता चुका हूँ कि इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था, और अब मैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा के बारे में, उसके अर्थ के बारे में समझ लूंगा। प्रकाश के अपवर्तन का सामान्य अर्थ होता है कि
जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब उस स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है और अपनी दिशा को बदल लेती है। तो प्रकाश के इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि मैं इस परिभाषा में आपको लिख दिया हूं, इसको मैं सबसे पहले पढ़ लेता हूं। तो अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ अथवा दिशा का परिवर्तन होना। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को बकायदा अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में यदि पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो आपको सेम टू सेम इसी तरह लिखना है, ताकि आप अगर इस प्रकार लिख रहे हैं तो आपका लैंग्वेज और लिखने का जो है एक लेवल बदल जाता है, ठीक है। एक मॉडरेट लेवल आ जाता है जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में आपको तनिक भी नंबर काटने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ अथवा दिशा का परिवर्तन होना। उसके बाद लिख देना है जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने पथ से विचलित होकर दिशा परिवर्तित कर लेती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो माध्यम कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक ठोस माध्यम होता है, एक द्रव माध्यम होता है, एक क्या होता है, एक ठोस माध्यम होता है, एक द्रव माध्यम होता है और एक होता है गैसीय माध्यम होता है। तो प्रकाश की किरणें जब मान लीजिए मैं किसी ठोस माध्यम की बात करूं, सॉरी मैं किसी द्रव माध्यम का यदि बात करूं, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई द्रव्य माध्यम है, इधर कोई क्या है, इधर कोई द्रव्य माध्यम है, ठीक है। इधर कोई द्रव रखा हुआ है, इधर कोई द्रव रखा हुआ है, ठीक है। इधर कोई द्रव रखा है, जल रखा हुआ है, कोई द्रव रखा हुआ है, ठीक है। द्रव भी एक प्रकार का माध्यम है। और इधर कोई गैस रखा है, क्या रखा हुआ है, इधर कोई गैस रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये गैसीय माध्यम हो गया, क्या हो गया, ये गैसीय माध्यम हो गया, गैसीय माध्यम, ठीक है। ये द्रव माध्यम हो गया, गैसीय माध्यम हो गया। और दोनों माध्यम एक दूसरे को जहां से जोड़ती है वो हो गया ये जुड़ाव रेखा, ठीक है। दोनों को कनेक्ट करने वाला रेखा, ठीक है। तब मान लीजिए या कोई प्रकाश की किरणें जब गैसीय माध्यम से किस माध्यम में जाएगा, गैसीय माध्यम से द्रव माध्यम में जाएगा। कोई प्रकाश की किरणें किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगा, गैसीय माध्यम से द्रव माध्यम में जाएगा, ठीक है। ये चीजें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये द्रव्य माध्यम है, गैसीय माध्यम है। इस माध्यम से हम मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें द्रव्य माध्यम से जा रही है, ठीक है। द्रव्य माध्यम से जा रही है, किस माध्यम में, गैसीय माध्यम में। द्रव्य माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, गैसीय माध्यम में। तब क्या होगा कि प्रकाश की किरणें ये सीधे नहीं जा करके ये सीधे नहीं जा करके इसका क्या होगा, ये जो है ये मार्ग भटक जाएगा, इधर भाग जाएगी, ठीक है, या इधर भाग जाएगी। ये जो प्रकाश की किरणें कट करके इधर करके जो भाग जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अपवर्तन की कुछ शर्तें भी होता है। ऐसे तो मैं आपको बता दिया हूँ इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन कब इधर जाएगा, कब इधर जाएगा, ये चीजें मैं आपको शर्त में जब शर्त लिखाऊंगा जस्ट इसके आगे, तब आपको समझा दूंगा अच्छे से। तब प्रकाश की किरणें इसको कहाँ, देखिए ये जो किरणें जा रही है प्रकाश की, इसको सीधे जाना चाहिए। कैसे सीधे जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही माध्यम बदल गया, ये द्रव माध्यम है, इसका घनत्व ज्यादा है, गैसीय माध्यम है, इसका घनत्व कम है। जैसे ही माध्यम बदल गया तो क्या होगा, ये कि इसकी किरणें क्या होगी, मुड़ गई ऐसे करके, ये है ऐसे करके ऐसे करके। लेकिन ये डॉट डॉट से इसलिए मैं दर्शा रहा हूँ क्योंकि ये काल्पनिक चीजें हैं, ये काल्पनिक किरण है। काल्पनिक किरण है कि मतलब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ये किरणें ऐसे जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। हाँ, आप लोग को मैं ये बतलाया हूँ कि समांगी माध्यम में प्रकाश की चाल सदैव कैसी होती है, सरल रेखीय होती है, सीधी रेखा में होती है। लेकिन ये समांगी माध्यम नहीं है। समांगी माध्यम यानी जिस माध्यम में माध्यम के प्रत्येक अणु का घनत्व समान हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। लेकिन ये समांगी माध्यम नहीं है, ये एक द्रव माध्यम है। द्रव माध्यम हो गया, ये एक गैसीय माध्यम है। ये दोनों अलग अलग माध्यम है। तो द्रव्य माध्यम में क्या होगा कि द्रव के जो अणु होंगे वो बहुत पास पास होंगे, जिस कारण द्रव्य माध्यम का घनत्व अधिक होगा। और गैसीय माध्यम में जो है
गैस के अणु होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस कारण गैसीय माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल गैसीय माध्यम में प्रकाश की चाल कम अधिक होगा। यहाँ पे ये द्रव माध्यम है, द्रव माध्यम को हम सघन माध्यम भी कहते हैं, ठीक है। तुलनात्मक रूप से यहाँ पे गैसीय और द्रव माध्यम में तुलना करें तो द्रव माध्यम को हम सघन माध्यम भी कहेंगे और गैसीय माध्यम को हम विरल माध्यम भी कहेंगे। अभी मैं जस्ट आपको माध्यम के बारे में बताऊंगा कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते हैं तब उसके चाल के आधार पर माध्यम दो प्रकार के बतलाया गया है, एक सघन माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम होते हैं, जिसका मैं चर्चा आगे करूंगा, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया, अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ अथवा दिशा का परिवर्तन होना। ये चीजें बता दिया हूं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने पथ से विचलित होकर दिशा परिवर्तित कर लेती है। प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन में प्रकाश की किरणें टकरा करके लौट जाती थी, लेकिन इसमें क्या है कि प्रकाश की किरणें जाती है, टकरा कर लौटती नहीं है, बल्कि जाती है तो उसके अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के क्रम में क्या होता है कि उसका दिशा चेंज हो जाता है। यदि प्रकाश ऐसे जा रहा है तो माध्यम यदि बदल गया तो ये इधर कट जाएगी, इधर कट जाएगी, इधर कट जाएगी, इधर कट जाएगी, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी, ठीक है। तो यही हो गया प्रकाश के अपवर्तन का मौलिक बातें हो गया, जो आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले मैं आपको प्रकाश की अपवर्तन का परिभाषा उसके शब्दार्थ के बारे में चर्चा किया था। अब मैं प्रकाश के अपवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें के बारे में चर्चा करूंगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें हो सकते हैं, तो आप प्रकाश के अपवर्तन के लिए सामान्यतः दो शर्तें हैं। सबसे पहले प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए, यानी प्रकाश का अपवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम का आने का क्या मतलब है। सबसे पहले समांगी का अर्थ होता है कि समान, समांगी का अर्थ होता है समान, यानी यदि हवा है, यदि हवा का माध्यम है, यानी एक गैसीय माध्यम है, तो गैसीय माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। और मैंने पारदर्शी का अर्थ बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से पूर्णतः आर पार कर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जब गैस से प्रकाश की किरणों को गैस से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरणें गुजर जाती है, तो इसलिए गैसीय माध्यम एक क्या है, पारदर्शी माध्यम है। और जब द्रव से भी प्रकाश की किरणें, पानी से प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तब प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, तब इसका मतलब यह है कि द्रव भी एक पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम दो ही है, एक गैस है और एक द्रव है, ठीक है। ठोस पारदर्शी माध्यम नहीं है, क्योंकि ठोस से प्रकाश की किरणें जब गुजारा जाएगा, ठोस से प्रकाश की, ठोस भी पारदर्शी माध्यम है, कैसे, कांच हो गया, कांच भी एक पारदर्शी माध्यम है, लेकिन ठोस होते हुए कांच एक पारदर्शी माध्यम है। तो इसमें कहा गया है कि प्रकाश की किरणों को एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में जाना चाहिए, यानी प्रकाश का अपवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश की किरणें एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में जाए। यदि द्रव से वह द्रव में ही जा रहा है तो उसके घनत्व में अंतर होना चाहिए, घनत्व में अंतर होना चाहिए, वो समान नहीं होना चाहिए, यानी समांगी उसका घनत्व समान नहीं होना चाहिए। अगर घनत्व समान है, अगर दो माध्यम का घनत्व समान है, मान लीजिए कोई द्रव माध्यम है, कोई गैसीय माध्यम है, और दोनों का घनत्व समान है, तब उस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला शर्त है प्रकाश के अपवर्तन के लिए कि प्रकाश की किरणों को एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा शर्त क्या है कि प्रकाश की किरणें अभिलंबत आपतित ना होकर किसी कोण पर तिरछे आपतित होना चाहिए। अभिलंबत आपतित होने का क्या मतलब है, यदि प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है, मान लीजिए ऐसे आ रही है, तो इसको क्या होगा कि इसको ये कैसे होना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ये अभिलंब हो गया, यहाँ पे ये अभिलंब हो गया, ठीक है। जस्ट रुक जाइए। हाँ, ये हो गया, आपको अभिलंब हो गया, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके प्रकाश की किरणें ये सीधे नहीं आपतित होना चाहिए, ऐसे नहीं आपतित होना चाहिए, बल्कि किसी कोण पर ऐसे झुक करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आपतित होना चाहिए उस माध्यम में, ठीक है। तो इसका ये मतलब है सीधे आपतित नहीं होना चाहिए, सीधे आपतित होगा तो क्या होगा कि प्रकाश में अपवर्तन नहीं हो पाएगी, ठीक है।
लेकिन जब तिरछे मात्रा में किसी कोण पर तिरछे आपतित होगा तभी प्रकाश का अपवर्तन संभव हो पाएगा। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन की ये दो शर्तें को आप लोग याद रखिएगा। आपके यदि बोर्ड एग्जाम में पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन की शर्तें क्या है, तो ये दोनों शर्त आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ फैक्ट के बारे में बताऊंगा। पहले तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, उन माध्यम के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद कुछ फैक्ट बताऊंगा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए तब तक। हाँ, अब मैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक फैक्ट के बारे में बतलाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और ये फैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, इस फैक्ट को डायरेक्ट नहीं बल्कि इससे प्रश्न पूछ करके, इससे प्रश्न बना करके पूछ लिए गए हैं और दो तीन प्रश्न इससे बन सकते हैं जिसको मैं एक ही फैक्ट में लिखा दिया हूँ। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस फैक्ट को पढ़ लेता हूँ। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब प्रकाश का चाल या वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम व तीव्रता बदल जाता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति सदैव समान या अपवर्तित रहती है। बहुत विद्यार्थियों को इस फैक्ट में कंफ्यूजन भी रहता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन तो मैं बतला दिया हूँ, प्रकाश का चाल और वेग के बारे में भी बता दिया हूँ, चाल या वेग, उसका तरंगदैर्घ्य, आयाम व तीव्रता, ये सब के बारे में, आवृत्ति के बारे में नहीं बताया हूँ। हालांकि आप लोग इस चीज को 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे और जो नहीं समझे हैं तो इस चीज को मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसको, ये फैक्ट है इसलिए इस चीज को याद कर लीजिए। ठीक है, और जो बच्चे अगर 9th में पढ़े होंगे अच्छे से तो वो चीज समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब प्रकाश की क्या चीज अपवर्तित रहती है या एक समान रहती है? तो क्या रहती है? आवृत्ति। आवृत्ति सदैव एक समान रहती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये एक द्रव माध्यम है और ये एक गैसीय माध्यम है। अगर द्रव माध्यम से प्रकाश की किरणें गैसीय माध्यम में जाती है तब प्रकाश का चाल बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, आयाम बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाएगा, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति, जो आवृत्ति प्रकाश की इधर रहेगी, सेम टू सेम प्रकाश की आवृत्ति इधर रहेगी, लेकिन बाकी जो भी चीज है, चाल, तरंगदैर्घ्य, आयाम, तीव्रता, ये सभी क्या होगी? बदल जाएगी। यही इसका मतलब है। ठीक है, जनरल मतलब है। तो आप लोग इस चीज को बाकायदा अच्छे से अपने नोट्स में नोट कीजिएगा और इस चीज को याद रख लीजिएगा क्योंकि आपके ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको कुछ फैक्ट अभी लिखाऊंगा। ठीक है, तब तक इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दूसरे फैक्ट के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या क्या होता है? ऐसे करके पूछा जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का आंशिक परिवर्तन, प्रकाश का अवशोषण, इनमें से सभी। तब आप लोग ये इनमें से सभी वाले ऑप्शन को टिक कीजिएगा जो इस नोट्स के माध्यम से आप लोग कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब अपवर्तन के साथ साथ प्रकाश का आंशिक परावर्तन। आंशिक परावर्तन करने का मतलब है कि पूर्णतः परावर्तन नहीं होता बल्कि कुछ किरणें टकरा करके लौट जाती है, बाकी सभी किरणें अपवर्तित हो जाती अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आंशिक परावर्तन और अवशोषण करने का मतलब है कि कुछ किरणों को सोख लेता है वो माध्यम अपने अंदर। ठीक है, जैसे कि कोई पानी को आप किसी कपड़े, सूखे कपड़े पर यदि फेंकते हैं तो क्या करता है कि सूखा कपड़ा उस पानी को क्या करता है? अपने अंदर भिगो लेता है, यानी सोख लेता है। उसी प्रकार प्रकाश की कुछ किरणों को क्या करता है वो माध्यम? सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसका यही मतलब है। अब मैं आपको प्रकाश के चाल से संबंधित दो माध्यम होते हैं जिसे हम सघन माध्यम और विरल माध्यम के रूप में जानते हैं, तो ये चीजें आपको मैं अभी जस्ट बतलाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सघन माध्यम के बारे में जान लेता हूँ। तो जिस माध्यम का घनत्व अधिक हो अथवा जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। यदि दो माध्यम दिया गया है और दोनों माध्यम में अगर हम देख लेंगे जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा तो उस माध्यम को हम सघन माध्यम कह देंगे और जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उस माध्यम को हम विरल माध्यम कह देंगे। अथवा चाल के आधार पर जब कोई दो माध्यम दिया हो, एक गैसीय माध्यम और द्रव्य माध्यम, उसमें यदि
प्रकाश का चाल जिस माध्यम में अधिक होगा उस माध्यम में हम क्या कहेंगे, उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। लेकिन जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। जैसे द्रव और गैस की तुलना में द्रव हो जाएगा सघन माध्यम और गैस हो जाएगा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। वही चीज विरल माध्यम में लिखा गया कि जिस माध्यम का घनत्व कम हो अथवा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, और एक नोट लिख लीजिएगा कि सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। एक नोट लिख लीजिएगा तब तक, और ये फैक्ट भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा आप लोग। एक नोट्स इस माध्यम से समझ भी दिखा देता हूं मैं। सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है। हालांकि ये आपको परिभाषा के माध्यम से ये नोट्स कवर हो जाएंगे, लेकिन जो विद्यार्थी परिभाषा के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे समझ पा रहे होंगे उनके लिए मैं अलग से लिखा दिया हूँ कि सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। और आज का क्लास यहीं तक है, आगे मैं आपको नए नए टॉपिक के साथ फिर से नए नए लेक्चर अपलोड करवाते रहूँगा। तो आज का क्लास यहीं था। जय हिंद।